नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी क्लब पर। मैं हरिओम सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी क्लब पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम एग्ज़ाम है, वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए मैं हिंदी के लिए आपको एमपी जेल पुलिस फॉरेस्ट के पेपर के 2018 के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको मैं कराने वाला हूँ। चलिए तो इनको शुरू करते हैं। ठीक है, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उनको मैं समझाता चलूँगा। कृपया वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है इसमें, तमस का विलोम शब्द क्या है? तो तमस का विलोम शब्द है, तमस माने होता है अंधकार। अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। प्रकाश तो इसमें है नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राय शब्द। राय शब्द कैसा है? संकर, तत्सम, तद्भव, देशज। तो राय शब्द है, ये तद्भव शब्द है। और राय शब्द का राय का मतलब होता है राजा या रायन। ये गुप्त काल में यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से सीधे सीधे लिए जाने वाले शब्द होते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा हो गया। ठीक है, तत्सम संस्कृत वाले शब्द हो जाते हैं। और संकर शब्द होते हैं देसी भाषा और मतलब कोई बाहरी जो विदेशी भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब को मिला के उन शब्दों को बोलते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल और गाड़ी ये संकर शब्द है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। माफ़ कीजिएगा, पेन सही से नहीं चल पा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, ग्रहण शब्द का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रहण शब्द का अर्थ नहीं है? ग्रहण मान होता है ग्रहण करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इसका कौन से का अर्थ ग्रहण करना नहीं है? तो राहु कौशल शब्द है, इसका अर्थ है ग्रहण न करना। मतलब ये शब्द है, इसका अर्थ नहीं है कि ग्रहण करना, बाकी अर्थबोध है ये भी, ग्रहण करना, स्वीकार करना, पकड़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तुम तुरंत कक्षा में जाकर छात्रों को शांत करो। ये वाक्य कैसा है? आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधानवाचक, संकेतवाचक। तो ये हो गया, तुम तुरंत जाकर कक्षा में छात्रों को शांत करो, आज्ञा सूचक है। जब किसी चीज़ का आदेश दिया जाता है तो उसको बोलते हैं आज्ञा सूचक। जिसमें किसी की इच्छा प्रकट की जाए वो होता है इच्छा सूचक। और जिसमें संकेत बताए जाएं, यहाँ वहाँ इस तरह के शब्द प्रयोग करे जाएं, वो होता है संकेतवाचक या संकेतार्थक। ठीक है, विधानवाचक जो नियम के अनुसार काम हो उसमें विधानवाचक होते हैं। अगला है, मनस्ताप में कौन सी संधि है? मनस्ताप का संधि विच्छेद करेंगे हम तो मनः और ताप, इन दोनों वर्डों को मिला के मनस्ताप बनेगा। मनः और ताप, इससे बन जाएगा मनस्ताप। तो जब ये दो विसर्ग लगे होते हैं तो विसर्ग संधि होती है। ठीक है, मैंने संधियाँ कराई हैं, तो आप एक बार उनको जाके देख लेना, इसी चैनल पर ही हैं। अगला क्वेश्चन है, आज वहाँ जाना ही है। अब इसमें देखिए शब्द क्या आ रहा है, वहाँ। वहाँ शब्द आ रहा है इसमें, तो वहाँ स्थान की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? स्थानबोधक हो जाएगा। एक नंबर इसका क्लियर हो जाएगा। दिशाबोधक में दिशा की बात की जाएगी, जिसमें दिशा बताई जाए वो दिशाबोधक हो जाएगा। अगला है, चतुराई शब्द में प्रत्यय क्या है? चतुराई को आप लिखेंगे चतुर प्लस आई, चतुर प्लस आई, इसको मिलके बनेगा चतुराई। तो इसमें जो आई है ये प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग वाक्य में
आरंभ में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय वाक्य में पीछे लगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आमरण में कौन सा समास है। आपको मैंने समास कराए हैं। ठीक है। तो समासों में जिस शब्द में उपसर्ग लगा होता है उसको कहते हैं हम अव्ययीभाव समास। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो प्रयास करेंगे कि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है। तो इसमें होगा अव्ययीभाव समास। ठीक है। जो द्विग समास होता है इसका पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे चवन्नी, अठन्नी, चौराहा, तिराहा, अष्टाध्यायी, सतसई, ये द्विग समास के उदाहरण हैं। कर्मधाराएं में किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है। इसमें एक पद विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है। अगला है इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि विलोम शब्द जैसे आते हैं, जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता। ठीक है। इनके बीच में ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह लगा होता है। ठीक है। तो इसमें द्वंद्व समास, वैसे मैं समास करा चुका हूँ, आप वीडियो को देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है जल बिच मीन प्यासी रे, मोए सुने सुने आवे हाँसी रे, पंक्ति में है। तो इस पंक्ति में है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार नहीं, सॉरी, अन्योक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी बात का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए। जब बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ का वर्णन किया जाएगा तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार है जहाँ पर किसी की तुलना किसी वस्तु दूसरी वस्तु से हो, तो वहाँ एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। ठीक है। तो उपमा अलंकार तो है नहीं इसमें, इसमें है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब तब होना का मुहावरे का आशय क्या है। अब तब होने मुहावरे का आशय है मरणासन होना। अब तब होना मतलब खत्म होना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आर्काइव का हिंदी परिभाषित शब्द है। आर्काइव अभिलेखागार को बोलते हैं। अभिलेखागार में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ज़रूरत के अनुसार उनको यूज किया जाता है। आपके जीमेल में भी जो ईमेल आईडी होती है उन पर कोई ईमेल आता है तो उसमें आर्काइव का फीचर भी आता है। इसको आर्काइव कर लेते हैं, उसको हम ज़रूरत के हिसाब से दोबारा खोल लेते हैं। अगला है पर्वत शब्द का पर्यायवाची है। तो पर्वत शब्द के पर्यायवाची ये सभी हैं। गिरी, गिरी माने पर्वत होता है, नग माने भी पर्वत होता है, अद्रि माने पर्वत होता है। जैसे आपने सह्याद्री का नाम सुना होगा, सह्याद्री और हिमाद्री, ये जो वर्ड हैं ये पर्वत के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। नग, नग माने होता है पर्वत, कहीं कहीं नाग भी मिल जाएगा, नाग का भी पर्यायवाची पर्वत ही होता है। अगला है, ये जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जीके का क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी भाषा का है तो इसलिए हिंदी में डाल दिया गया है कि खंडवा ज़िले में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो खंडवा ज़िला है, खंडवा और खरगोन ये दोनों ज़िले हैं मध्य प्रदेश के साउथ में ही हैं, इनकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। खंडवा में इनको निमाड़ प्रदेश बोला जाता है, निमाड़ अंचल। खंडवा और खरगोन को क्या बोला जाता है, निमाड़, निमाड़ अंचल, और यहाँ की भाषा को निमाड़ी कहते हैं। ठीक है। अगला बुंदेली है, बुंदेलखंड में बोली जाती है। बघेली है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। मालवी है, ये मालवा का जो जयपुर के आसपास जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है ना, इससे टच होने वाले हिस्से को मालवा बोलते हैं। मालवा में आपका उज्जैन आ जाता है, उज्जैन मालवा में आता है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। तो ये मालवी हो जाएगा। तो खंडवा जिले की भाषा कौन सी होगी, निमाड़ी। खंडवा और खरगोन, एक को पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, एक को पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। मालवी, अब मैंने अभी बताया था मालवी। मालवी ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है, जो उज्जैन और रतलाम, रतलाम कोटा से ऊपर का, कोटा से नीचे आता है रतलाम। रतलाम मध्य प्रदेश में आता है, कोटा राजस्थान में आता है।
तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो मालवी भाषा है, मालवी राजस्थानी हिंदी का पार्ट है। ठीक है। मालवा, मालवा में आपने नाम सुना होगा रानी अहिल्याबाई होलकर का। तो ये जो होलकर हैं इनका शासन था यहाँ पे, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, बहुत फेमस रानी थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो मध्य प्रदेश से रचना साहित्य पत्रिका प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनाम दास का पोथा ये पुस्तक लिखी थी। और जो तितली तितली है ये एक उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तितली, कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, इन्होंने जो नाटक वगैरह लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, ध्रुव स्वामिनी, ये सब नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? विलोम शब्द युग्म नहीं है मतलब हमें विलोम शब्द हैं वो नहीं बताने, जो नहीं है वो बताना है। तो शांत शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। शांत शब्द माने परेशान, दुखी। दूसरा होता है रुदन, रुदन माने रोना, हास्य माने हंसना। मोक्ष, मोक्ष माने सांसारिक बंधनों से आज़ाद होना, वो होता है मोक्ष। और बंधन है सांसारिक जो क्रियाकलाप में उनमें बंधा रहना बंधन होता है। दिन है, दिन का विलोम शब्द होता है रात, दिन का सुदिन नहीं होता, दिन और रात। तो यही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। वह शायद अवश्य आएगा। अब यहाँ पे शायद कह रहा है और यहाँ अवश्य कह रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, नेताजी मंच पर से बोला, बोला की है पे क्या होना चाहिए? बोले, तब ये सही होता। संप्रति वह हवलदार, ये सही है। अचानक उसके सीने पर दर्द हुआ, सीने पर नहीं होगा, सीने में दर्द हुआ। ठीक है, तब ये सही होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है आपको छांट के। तो कन्हैया, कन्हैया गलत लिखा है, आप सबको पता है कैसे लिखा जाता है, चिन्ह चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। ये आधा हाल होता है, इसमें हलंत लगा होता है नीचे। ज्येष्ठ, ये सही है। छत्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं। सॉरी। तो उच्चारण में जो समान भिन्न शब्द युग्म नहीं है वो बताना है आपको। तो वाद और वाद्य दोनों अलग अलग हैं, रत रति दोनों अलग अलग हैं, रोचक और रेचक दोनों अलग अलग हैं, रोम रोम एक शब्द है, तो इसमें यही अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपके में मैथ भी आएगा, तो कुछ साथ में हिंदी के साथ भी मैथ ही करा देता हूँ। चलिए तो आप इसको भी साथ में ही देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका मैथ का, संख्या श्रेणी में गलत पद छांट के बताना है आपको। गलत पद 3, 5, 11, 29, 87, 245। 3, 5, 11, 29, तो इनमें पैटर्न देखिए, समझिए क्या है। 3 2 5, 5 7 11, पहले 2 फिर 7, फिर 11 और 29 में कितने का गैप है? 9 में से 1 गया 8 और 2 में से 1 गया 18, 18 का गैप है। अगला देखिए, 17 में से 9 गया 8 और इधर कितना है? 6 में 2 गया 4, 48 का गैप इसमें है। 15 में 7 गया 8 और यहाँ 23 में थे 8 गया 15, 158। अभी इसमें से छांट के फिर बताओ। 2 5 7, 7 और कितना है डिफरेंस है? पहले 5 का हो गया फिर 11 का, 5 7 11, 5 और 6 11, 11 और 6 15 होना चाहिए, या 11
और जैसे यहाँ 5 है, 11 है। चलिए देखते हैं अभी इसमें क्या गलत हो रहा है। 3 का दूना होता है 6, 6 का 6 में से घटाओगे 5, 5 दूनी 10, 10 से 11, एक जोड़ रहा है, नहीं होगा। 29 3 87, ये 3 गुना हो रहा है इसका सीधा सीधा, जबकि कोई भी 3 गुना नहीं हो रहा है। 3 दूनी 6 होता है, 5 3 15 होता है। अच्छा, हो सकता है कि जोड़ने घटाने का कोई पैटर्न होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 18,265 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 18,265 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 18,265 का वर्गमूल निकालते हैं। 18,265 पीछे से जोड़ा बनता है, ये 1 आ जाएगा इसमें, 1 एकन 1, ये 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 82 इधर हो जाएगा 2, 24 के 96 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, 23 3 69, 12 में से हो गया 3, 7 में से गया 1, 23 और 3 हो जाएगा 26। आगे देखते हैं, अगला है 65। तो 5 रखना है हमें यहाँ, घटाने की कह रहा है ना, 5 5 में 25, 5 लगी 2, 5 31 2 32, 5 लगी 3, 5 10 3 13। ये देखिए 1365 है, ये 1325 है, कितने का गैप आ रहा है? 40 का। तो क्या संख्या घटाई जाएगी इसमें से? 40 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक हौज सामान्यतः 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में छेद होने के कारण उसको भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मतलब तली में छेद और नल दोनों चालू हैं, तब ये 10 घंटे में भर रहा है। तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? नहीं, हौज भरा हुआ है और उसका जो भरने वाला पाइप है उसको बंद कर दिया जाए, तो भरे हुए हौद को जो छेद है वो कितने टाइम में खाली कर देगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे ए पाइप है, ये भर रहा है, ये भर रहा है कितने टाइम में? 8 घंटे में। और ये मान लो बी है, ये खाली कर रहा है, तो इसको माइनस का लेंगे हम। तो ये दोनों टाइम कितना ले रहा है? 10 घंटे का, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 40। चलिए हम 80 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, 80 से भी आ जाएगा, 40 से भी आ जाएगा। 8 दाम के 80 और 10 8 80। ठीक है, तो मतलब ये 10 यूनिट भर रहा है, तो ये दोनों 8 यूनिट भर रहे हैं, तो मतलब भरने वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इसमें से कितनी कैपेसिटी ज़्यादा है? तो 2 घंटे की ज़्यादा है। तो 80 में 2 का दे देंगे हम, 10 में से 8 गए 2, 2 का दे देंगे भाग, कितना आया? 40। तो जो खाली करने वाला पाइप है ये 40 घंटे में भरे हुए हौद को खाली कर देगा। मतलब छेद है ना, वो छेद 40 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर 15%, 20% और 25% की क्रमागत छूट देने के बाद किस समतुल्य छूट के बराबर मतलब छूट मिल पाएगी उसको? चलिए देखते हैं। तो बट्टा है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे या प्रिंट वैल्यू पे एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है, ये सब एक ही होती है। तो हमने माना कि अंकित मूल्य हमारा 100 है। ठीक है, तो 100 पे डिस्काउंट मिलेगा, पहले मिलेगा कितने का? 15 का। तो 15 का डिस्काउंट मिलेगा तो 85 बचेगा। अगला है 20 का डिस्काउंट है तो 80 बट्टे 100 हो जाएगा। फिर अगला है 25 का डिस्काउंट, तो 75 बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक, ये वाले 100 से बोलना नहीं है, जो काटा पीटी करनी है इन्हीं की करनी है। 25 थी 75, ये 3 बार कटा, ये जो 75 है 3 बार कटा, 25 चौबीस 100, ये 4 बार कट गया। ये 20 से काटा 4 बार, ये 20 से 4 बार कट जाएगा, और ये 20 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से 17 बार कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार। अभी ये 20 पंजा 100 तो हो गया पूरा का पूरा।
ये 4 बचा, 4 से 4 ले लो चलो, ठीक है। ये 100 है, इसको साइड में रख लो, तो ये कितना बचा, 70 थी 51, और ये हो गया 20 पंजा 100। अभी आप देख रहे हैं कि 100 ये पूरा मान है और इसमें 51 रुपये वैल्यू रह गई, तो डिस्काउंट कितना मिला। कोई वस्तु है 100 रुपये की थी, वो अब 51 रुपये में मिल रही है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 100 में से 51 घटा लो, 49 आ जाएगा। कितने रुपए की वस्तु रह गई, मतलब 51 की रहेगी, तो डिस्काउंट कितना मिला, 49% का। तो 49 इसमें ऑप्शन में है, यस है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 द्विघात समीकरण के मूल पूछ रहा है। तो द्विघात समीकरण आप सबको कल हल करना आते होंगे, अगर नहीं आते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखिए ये पीछे वाला है, इसके आगे वाई स्क्वायर है, तो इसके आगे 1 होगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 के ऐसे फैक्टर करोगे जोड़ घटा के 3 आ जाए, तो 2 बन जा 2, 2 और 1 3 होता है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y, 1 को लिखते नहीं हैं, तो चाहो तो लिख लो चाहे मत लिखो, प्लस 2। अब इसमें से और इसमें से y कॉमन आ जाएगा, इधर y बचेगा और इधर 2 बचेगा, इसमें से भी 1 आ जाएगा, तो y प्लस 2 इधर भी बचेगा, एक कोष्ठक में y प्लस 2 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा y प्लस 1, ये y है, ठीक है। इन दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो y प्लस 2 की वैल्यू अगर 0 है तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर होगा -2। y प्लस 1 की वैल्यू अगर 0 है तो y बराबर क्या आएगा, -1, ठीक है। तो इसमें -2 और -1 आंसर है, एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक संभावित त्रिभुज की भुजा 28 है तो इसका परिमाप क्या होगा। एक त्रिभुज की परिमाप 28 है, तो सॉरी एक त्रिभुज की संभावित त्रिभुज है, इसकी भुजा 28 है, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो संभावित त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर की होती हैं, परिमाप में क्या होता है, ये तीनों भुजाओं की जो परिमाप है इनको जोड़ देंगे, 28 28 और 28, तो 28 28 और 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 3 84, ठीक है। तो 84 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो कर्ण की लंबाई निकालनी है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो ये है कर्ण, अभी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी होगी, तो ये दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला चलता है। तो अभी इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है 800, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 800, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 800 दूनी 1600, तो आधार और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 1600, मतलब b इंटू एच बराबर कितना है, 1600। इधर सी मतलब ये कर्ण है, ये b मान लो, ये h मान लो, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कर्ण मान लो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी बी इंटू एच बराबर कितना है, 1600 है, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर की हैं, आधार ऊंचाई कैसी हैं, बराबर। तो यहाँ जैसे बी है ये एच है, तो इन दोनों को मिला के बी स्क्वायर ही कर लो, बी स्क्वायर बराबर 1600 है, तो बी बराबर कितना आएगा, 40। तो ये दोनों भुजाएं 40 40 की आ गई। अभी पूछ क्या रहा है, इसका कर्ण पूछ रहा है, तो भुजा कितनी आई, 40, भुजा कितनी थी, 40, मतलब ये दोनों भुजाएं 40 की थी। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट में इसका स्क्वायर प्लस दूसरी भी इतनी है, तो 40 का स्क्वायर, मतलब
ये अगर 40 है, ये भी 40 है, तो 2 इंटू 40 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 के स्क्वायर में से 40 बार आ जाएगा, तो 40√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 40√2 है। हाँ, 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC तीनों मिलके 707 रुपये में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अभी उस काम का 5/7 भाग पूरा करते हैं। शेष काम को सी अकेले पूरा करता है। बताइए सी को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो देखिए, ए भी 5/7 हिस्सा कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा होगा। सी का भाग कितना होगा, टोटल 7 में से 5 घटाओगे तो सी का हिस्सा हो गया 2/7। पूरा अगर हिस्सा 7 है, उसमें से 5 ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो सी 2/7 कर रहा होगा। अच्छा, ए बी को 5/7 भाग काम पूरा करने के हिसाब से रुपए मिलेंगे। तो ए बी के रुपए हैं, टोटल 7 यूनिट की वैल्यू है 707 रुपये। ठीक है, 7 एकन 7, 0 का 0, 1 यूनिट की वैल्यू 101 रुपये। अब ये क्या यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 202 रुपये मिलने चाहिए इसको। 202 ऑप्शन में है, यस, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। मैं चाहता था कि आपकी वीडियो एकदम साफ़ सुथरी बने, तो चलिए उसी प्रयास में लगा हूँ। अभी नया नया चैनल शुरू किया है, तो टेक्निकल नॉलेज मुझे इतनी ज़्यादा है नहीं। मैं जो बात है उसको सही बता रहा हूँ। वैसे पढ़ाने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो सकती। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी ना आए और एडिटिंग वगैरह भी साफ़ सुथरी इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ करना। मुझे भरोसा है कि एक दिन हम सब मिलकर इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए कितना सरल क्वेश्चन आया है, इसको जोड़ना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, तो इन सबको जोड़ लो। 2 और 2 4 और 4 8, 3 और 8 11, 11 1, 12 की 2 वहाँ से लेगी 1, 9 10, 10 8 18, 18 3 21, यहाँ से लगी 2, 2 और 9 11। ठीक है, इधर का जोड़ लेते हैं। इधर हो रहा है 1, 7 और 3 10, यहाँ से लगी 1, 1 1 2 2 6 8 और ये 7 है। इधर प्लस का क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं, तो इसकी अब एक्स मान लो, तो इधर ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से घटा लो। ये माइनस का है, सॉरी, ये माइनस का है, तो इधर प्लस का हो जाएगा और ये संख्या इसमें से घट जाएगी। तो 11,128 में से आपको हटाना है 7,801। 8 में से 1 गया 7, 2 की 2, 11 में से 8 गया 3, 10 में 3 गया 7, 3327 बचेगा। इतना आसान क्वेश्चन आया था MPGL पुलिस में। इसका पेपर वैसे आसान ही रहता है, मैं 5 बार इसको क्वालिफाई कर चुका हूँ। अभी मेरा इसका जॉइन लेटर भी आने वाला है। स्टेशन मास्टर में भी मेरा चयन हो चुका है। किसी दिन मैं अपने बारे में बताऊँगा आपको, सुन के आपको थोड़ा सही लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये जोड़ के ही आ रहा है। जब भी संख्या आगे बढ़ रही होती है तो या तो गुणा करके आती है, या स्क्वायर करके आती है, या जोड़ के आती है। 3-4 तरीके होते हैं, तो इसमें जोड़ ही रहा होगा। 350 से 372, 22 जोड़ा। 372 से 96, 6 में 2 गया 4 और 9 में 7 गया 2, 24 जोड़ा। तो 22 24 अब 26 आएगा। 26 इसमें जोड़ते हैं, 6 6 12 की 2, आंसर लगी 1, 1 9 10, 10 2 12 की 2, आंसर लगी 1, ये 422 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैं इसको पेपर को पहले सॉल्व नहीं किया है, मैं इस पेपर को डायरेक्ट करा रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फॉल्ट हो रहा हो, तो उसको मिल के सही कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या में 5 से ज़्यादा है लेकिन 9 से कम है, 7 से ज़्यादा है लेकिन 11 से कम है। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब 5 से ज़्यादा 9 से कम है, 7 से ज़्यादा 11 से कम है, तो मतलब संख्या 5 से 9 के बीच में होगी और 7 से 11 के बीच में होगी। तो 5 6 7 8 9, पहले वाले के हिसाब से इतना आएगा। दूसरा है 7 से 11,
तो 7, 8, 9, 10, 11। अब ये 5 और 9 को इधर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में है। इधर 7 को छोड़ना पड़ेगा, 11 को छोड़ना पड़ेगा, इनके बीच में। अब देख लीजिए जो संख्या कॉमन आ रही है वही संख्या हो जाएगी। देखिए 8 इसमें भी है, इसमें भी है। कौन संख्या हो जाएगी? 8। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, आयु संबंधी में आते हैं ये। जैसे राम को याद है कि उसके भाई का जन्म अक्टूबर से पहले और अक्टूबर के बाद और 15 अक्टूबर के बाद और 20 नवंबर से पहले हुआ है। उसके पिता को याद है इतने से इतने के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन मैथ का रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्रमशः 100 रुपये और 150 रुपये मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन आराम से याद हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? 5% की रेट से 2 वर्ष है तो मूलधन होता है PRT%। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT%। तो पहले वाले में देखिए मूलधन तो हमें निकालना नहीं है, P/R और T का मल्टीप्लाई करना है। 5 और 2 10% हो जाएगा। अच्छा दूसरा SI कितना है? SI2, ये SI1 है। ये हो जाएगा तुम्हारा, P तो कॉमन ही है, उतना ही रहेगा। ये 3 है और ये 5 है तो 15% हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 100 रुपये। इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 150 रुपये। तो आप किसी से भी निकाल लिए, एक से भी निकालोगे आंसर आ जाएगा। P का 10% कितना है? 100। 0 से 0 कट गया, P बराबर कितना आया? 1000। अभी एक से ही आंसर आ सकता था किसी से भी, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। 15 से ये 10 बार कट जाएगा, जो परसेंट वाला है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तब भी 1000 हो जाएगा। आप कैसे भी कर लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी RPF के पेपर होने वाले होंगे। RPF के पेपर को मैंने क्वालिफाई किया था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 प्रेक्षण है x, x+2, x+4, x+6, x+8, इनका माध्य क्या रहा है तो अंतिम प्रेक्षण का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होता है? माध्य होता है बीच की संख्या। माध्य, औसत, एवरेज सब एक ही होता है। अभी देखिए इसमें कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है इसमें। 5 है तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 2 इधर छोड़ दो, 2 उधर छोड़ दो। बीच वाली संख्या है x+4, यही औसत हो जाएगा। तो x+4 बराबर कितना है? 11। x बराबर कितना आया? 11 में 4 गया 7। x का मान कितना आया? 7। अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य पूछा है, इन तीनों का माध्य पूछा है। x+4, x+6, x+8 3 संख्या है तो बीच वाली संख्या इनका औसत होगी। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, x+6 माध्य हो गया आप। तो x+6 मतलब तुम्हारा x का मान 7 है और इसमें 6 और जोड़ना है, तो 7 और 6 मिलके कितना होगा? 13। चलिए अगला क्वेश्चन करें। आप भरोसा रखना, मैंने UPSI का भी एग्ज़ाम निकाला है, UP कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम निकाला है। जो भी सवाल कराए जा रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस पेपर जितने भी होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता है। ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने UP पुलिस कांस्टेबल का भी निकाला है, SI का भी निकाला है। अभी जो SI हुआ था उसमें मुझे हाइट में निकाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 154 मीटर और 246 मीटर लंबाई के 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। इन ट्रेनों की गति क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। दूरी हमेशा जोड़ लो। दो ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो इनकी चालें जुड़ जाती हैं, क्योंकि स्पीडें दोनों की जोड़ देते हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो 154 और 246 जोड़ो पहले तो। 154 और 246, 6 4 10, हासिल 1 5 6 4 10, 1 1 2 2 4, 400 मीटर डिस्टेंस हो गई टोटल। ट्रेन की लंबाई दोनों ट्रेनों को मिला के डिस्टेंस हो गई। अभी स्पीड कितनी है? स्पीड भी दोनों की जुड़ जाएगी, स्पीड सेम होनी चाहिए। ये देखिए मीटर में है तो वो मीटर पर सेकंड में ही आंसर इसका आना चाहिए, मतलब जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी। तो ये 52 है और ये 28 है। 52 और 28 जोड़ेंगे तो 52 और 20 72 और 8 80। स्पीड हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 9 दूनी 18, नहीं सॉरी, कितने से काटें इसको, 2 से 9 बार कट जाएगा, 2 से कटेगा 40 बार, तो 40 पंजा 200/9 आंसर, तो ये आंसर नहीं सॉरी, ये मीटर पर सेकंड आई चाल। ठीक, स्पीड आई इसकी। अब इस समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है 400 बट्टे चाल कितनी है 200/9, 9 पहुँचेगी ऊपर, 200 थे ये 2 बार कट गया, तो 2 × 9 आ जाएगा, 2 × 9 कितना होता है 18, तो 18 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेंगी। क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में बदल गया है, तो हमें अभी समय निकालना है, तो काय में आएगा, सेकंड में ही तो आएगा। अभी ये 14 सेकंड नहीं लगाया है मैंने, ये धोखे से लग गया है, ये जो पेन है वो सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने खुद से ही बनाया है। अभी थोड़ा सेट करने में टाइम लग जाएगा, कृपया मेरा साथ दें। उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे परिणाम आएंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 94 को 2 भागों में इस तरीके से बांटें कि पहले का 5वां भाग दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो। तो मान लो 94 है ना, तो 94 टोटल है, 94 टोटल है, तो पहला हिस्सा 94 में मान लो x, दूसरा हो जाएगा 94 - x। ठीक, पहले हिस्से का 5वां भाग तो मतलब x/5, दूसरे हिस्से का 8वां भाग, तो x/94 - x, इन दोनों का अनुपात 3:4 है, तो इसको बराबर रखोगे 3/4 के। अब बाकी सॉल्व कर लो। अनुपात का मतलब होता है बट्टे में संख्या, मतलब ये संख्या इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 8x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, क्योंकि पहली का चौथी से गुणा होता है, ये अब नीचे रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 94 करेंगे, 5 × 20, 45 2 47, 470 - 5x बराबर 3/4। ठीक, अभी कैंची का गुणा फिर कर लो, 8 × 32x माइनस बराबर 470 × 3 करो 0, 3 × 21, 5 लगी 2, 3 × 12 2 14, 1410 ये हो गया, माइनस 3 × 5 15, 15x ये हो गया, 15 और 32 जोड़ेंगे कितना होगा 47, 47x बराबर 1410। तो 47 से भाग दे लेते हैं, 47 या 141, और ये 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 30, x की वैल्यू 30 आई, तो ये हो गया 30, और ये 94 में से 30 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो एक तो 64 हो जाएगा, एक 30 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिलेगा, 30 और 64 है किसी में, यस दूसरा वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, समझ में आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समान दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर लेती हैं। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, तो दूसरी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने कराया था वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है बस। 40 किलोमीटर और 22 किलोमीटर दोनों डिस्टेंस हैं, जुड़ेंगी कि घटेंगी, पहले ये बताइए। समान दिशा में तो घटेंगी, तो 40 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, 18 से 18 कट गया, चाल आई 5 मीटर प्रति सेकंड। ये तो होगी तुम्हारी स्पीड भी, वेलोसिटी। अब क्या कह रहा है, अभी टाइम दिया है 1 मिनट का, टाइम मिनट में दिया है, इसको सेकंड में बदलोगे 60 सेकंड। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो 60 × 5, 300 मीटर की डिस्टेंस आ गई टोटल। तो दोनों गाड़ियों को मिला के 300 मीटर आएगा, जिसमें एक गाड़ी 125 की है, तो दूसरी की लंबाई निकालोगे तो कितना होगा, सेकंड की लंबाई होगी 300 में से घटा दो 125 को, कितना बचेगा 5 7 1, 175 मीटर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है,
पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, जनसंख्या हो जाती है 8,600। बताइए महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या वृद्धि के बाद पूछ रहा है, पहले नहीं पूछ रहा है। तो 8,000 से 8,600 हुआ, 8,000 से 8,600 हुआ जनसंख्या। कितनी बढ़ी? 600 बढ़ी। अच्छा, 6% पुरुषों की बढ़ी, 10% महिलाओं की बढ़ी। तो इन दोनों के मिला के तो ये बढ़ी 600। तो चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, चाहो तो एक साथ ही कर सकते हो। जैसे टोटल 8,000 है, इसमें से पुरुष मान लो x, महिलाएं हो जाएंगी 8,000 माइनस x। इसको करने का एक और आसान तरीका ये है, ये 600 है ना, कितनी बढ़ी? 600 कितने पे बढ़ी? 8,000 पे। तो इसकी परसेंट वैल्यू निकाल लो। 100 से 100 कट गया, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 150 बार, 2 से कट गया 75। नहीं, 8,000 है, मैंने ये नीचे जीरो नहीं रखा है। तो 10 का भाग दे देंगे, 7.5% की मतलब वृद्धि हो गई जनसंख्या में। टोटल ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई? 7.5 की। तो 7.5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि 6% की महिलाओं की है, 10% पुरुषों की है। तो इसमें अगर तुम 6% और 10% के हिसाब से करोगे तब भी आसानी से निकल आएगा। जैसे 6% महिलाओं की, 10% पुरुषों की, ओवरऑल 7.5। तो पुरुष कितने बढ़े? साढ़े 3.5 नहीं, 2.5, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे 1.5% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ गई। इन दोनों का रेशियो है, पुरुष महिलाओं का निकल आएगा, 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 3 15, 5 5 25। पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना आया? 5:3। अब टोटल जनसंख्या 8,000, टोटल 5 3 8 हो गया। 8 यूनिट की वैल्यू 8,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 8 यूनिट की वैल्यू है 8,000। 1 यूनिट की वैल्यू आई, 1 यूनिट आई 1,000। महिलाएं पूछ रहा है ना, महिलाएं 3 यूनिट हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाई 1,000, तो महिलाएं हो जाएंगी 3,000। समझ में आया? दोबारा कराऊँ क्या? चलिए कोशिश करता हूँ एक बार और कराने की। कुछ बच्चे हैं इनकी समझ में नहीं आया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, वैसे कुछ नहीं है इसमें। चलिए देखिए, महिलाओं की वृद्धि हो रही है 10%, महिलाओं की वृद्धि है 10%, पुरुषों की वृद्धि है 6%। अभी बीच में रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो बीच वाला इससे निकलेगा। ये 8600 है, ये 8,000 है, कितना बढ़ा? 600 बढ़ा ना। कितने पे बढ़ा? 8,000 पे बढ़ा। तो इसकी परसेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? 100 का भाग मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 0 कट गया, 8 से भाग दोगे तो 7.5 बार चला गया। तो यहाँ पे कितना आएगा बीच में? टोटल ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई? 7.5 की। इसमें से इसको हटा दो, 1.5% ये महिलाओं वाली है, ठीक है, ये महिलाएं, ये पुरुष हैं। पुरुष कितने बढ़े? 2.5 बढ़े। पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 3 15, 5 5 25, मतलब 3 हिस्सा तो महिलाओं के, 5 हिस्सा पुरुषों के, टोटल हिस्सा हो गया 8। अभी टोटल हिस्से की वैल्यू 8,000 दे रहा था, तो 8 यूनिट की वैल्यू थी 8,000। हमें निकालनी है 3 यूनिट की, तो एक ये कट गया 8 से 1,000 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। अब महिलाएं 3 यूनिट हैं, तो 3 की कितनी होगी? 3 इंटू 1,000, तो 3,000 महिलाएं हैं इसमें। कितनी है? 3,000। अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। इससे थोड़ा टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। आपको समझ में आना ये ज़रूरी है, टाइम कितना भी हो जाए। मेरी वीडियो मुझे लग रहा है 1 घंटे के आसपास तक पहुंच जाएगी, तो माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। वैसे इतना टाइम तो हो ही सकता है मैथ के क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है, ABC 3 की वर्तमान आयु का योग है 150, ठीक। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5 4 3 था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो हमेशा ऐसे में वर्तमान उम्र निकालनी चाहिए। वर्तमान उम्र से क्या होता है? वर्तमान उम्र से ये जो है ना, वो आसान हो जाता है क्वेश्चन। अभी 5 4 3 का 10 साल पहले था, तो अभी कितना होगा? ये जैसे 5x था, ये 4x था, ये 3x था, 10 साल पहले था। तो अभी 10 साल ये बड़ा होगा, 10 साल ये भी बड़ा होगा, 10 साल ये भी बड़ा होगा।
अभी बीच में जगह मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो ये 3 है इनको जोड़ लो, 5x और ये 4x 9x और ये 3x 12x, तो ये हो गया 10 साल ये, 10 साल ये, 10 साल ये, 20 साल ये, 30 साल ये हो गई। इन तीनों की उम्र हो गई जोड़ के कितनी, 150 दे रहा है। ये 150 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 120। तो 12x की वैल्यू आई 120, 12 दाम के 120। x की वैल्यू कितनी आई 10, x की वैल्यू 10 आ रही है, तो तीनों की वर्तमान उम्र निकल आएगी। ये 5x + 10 है, तो 5 दाम के 50 और 10 60, तो ये आ गया। 4 दाम के 40 और 10 50, ये वाला आ गया। 3 दाम के 30 और 10 40, 40 का ये आ गया। 10 साल बाद की आयु का अनुपात पूछ रहा है। 10 साल बाद ये 70 का होगा, ये 60 का होगा और ये 40 का होगा, नहीं 50 का हो जाएगा। 40 10 50, इनका अनुपात कह रहा है, तो यही अनुपात बना लो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7:6:5, ये इनका रेशियो रहेगा 7:6:5 का। है ऑप्शन में, यस बिल्कुल है, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ख़त्म हो गए, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। निम्नलिखित संख्या में सबसे छोटी भिन्न बताइए। 5/6, 23/37, 51/49, 43/54। ये इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हमें सबसे छोटी निकालनी है। चाहो तो इनको क्रम से ऐसे लिख लो, 5/6 लिख लो, 5/6 इसका भाग दे दोगे इसमें 48, तो 0.8 ही आ जाएगा लगभग में। 37 का 23 में भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे तो 230 हो जाएगा। फिर 230 में 37 का भाग दोगे, लगभग 7 बार 0.07 आ रहा है, देख लो। ये 0.8 है, ये 0.07 है, यही छोटी हो गई इनमें। अगला है 43/54, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 430 हो जाएगा। 5 7 35, 5 40, लगभग 0.8 के आसपास ही आएगा। अब अगला है 43/54, ये तो हो ही गया। 51/49 एक और बच्ची है, इसको और देख लेते हैं। 51/49, तो ये तो एक से बड़ी हो गई, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसमें देख रहा है ये सबसे छोटी है 0.07। ये किससे आया है, ये आया है 23/37 से, 23/37। ये जो ऑप्शन भी है ना, ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सेम टू सेम ऐसे ही कर लेना आप। इसका ऑप्शन हो जाएगा 759/8994। चाहो तो आप, मैं इसको करा सकता हूँ, लेकिन आप भाग दे के आराम से देख लेना। इसमें पर्याप्त टाइम मिलता है 2 घंटे का। MP जेल पुलिस फॉरेस्ट का इस बार मेरा 5वीं बार फिजिकल हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का। अभी मेरा जॉइन लेटर भी आ सकता है, क्योंकि अभी इसकी फाइनल मेरिट होने वाली है। पन्ना में मेरा फिजिकल हुआ था, तो आशा करता हूँ कि MP जेल पुलिस फॉरेस्ट की जो वैकेंसी आने वाली हैं, इसका एग्ज़ाम अभी MP फॉरेस्ट का एक कैलेंडर आ चुका है, एग्ज़ाम कैलेंडर, ठीक है। ये जो जनवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम होने को है, ठीक है। बहुत बड़ा अनुभव लिए बैठा हूँ मैं इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा तैयारी की है मैंने इसकी, 10-12 साल मैंने बहुत तैयारी की है, कोचिंग भी चलाया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो इसमें सिलेक्शन भी होगा। बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग इससे जुड़ के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, नया चैनल शुरू हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद।